हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नहीश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, ये 2011 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर हम सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर का आपसे सीडीपी पूछा जाता है और आज हम यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं पेपर 2 के लिए। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये पेपर 2 के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। सो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस में करता है आपको यहाँ पर बताना है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या फिर शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। आप यहाँ पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन आए उनको आपको चारों ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से रीड करना है और एक जो परफेक्ट आपका आंसर है वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर आर्थिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि देखकर आपको कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए उनकी। अगर शिक्षार्थियों को पढ़ाना है तो उनका औचित्य स्थापित करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन, ये कथन कैसा है आप लोग बताइए। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल करता है। ये बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है? नहीं। और ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह को आपका प्रदर्शित करता है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। आप यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बताएंगे तो आपका आंसर होगा कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। जब मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए हैं तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बच्चे की जो आपकी जिज्ञासा है, जो बच्चे की एक्टिविटी हैं, उनको आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है, क्रिस्टलीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। ये किस चीज़ की ओर संकेत करता है आपको यहाँ पर बताना है। सीखने के लिए आकलन, या फिर आकलन के लिए सीखना, या फिर आकलन का सीखना, या फिर सीखने का जो है आकलन। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। क्रिस्टलीना जो है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। ले जाने के बाद जब वो वापस आती है तो क्या करती है? विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। किस पर? भ्रमण पर चर्चा करती है। भ्रमण पर चर्चा करती है। ठीक है, जब भ्रमण पर चर्चा करती है तो ये सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। किसके लिए? सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, ना उनके लक्ष्य समान होते हैं। अगला ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, है ना। अगला है, एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो आपके शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। कौन सा आंसर सही होगा आप लोग बताइए। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में कैसा है? विशिष्ट है, यानी कि स्पेशल है। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता, रुचि और अपनी प्रतिभाओं में कभी समान नहीं होते। आप अपने दोस्त को उठाकर देखिए, आप अपने दोस्त से अपनी रुचि में, इंटरेस्ट में, अपनी प्रतिभाओं में कभी भी समान नहीं होंगे, योग्यताओं में भी समान नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आपका आवश्यक होता है, उत्तर जो है आपका कैसा होना चाहिए? आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। आपको मैंने अविचारी और अपसारी चिंतन जो है समझाया है, उसी तरीके से आपको सोचना है। एक कोई जो आपका प्रॉब्लम है, अगर उसके एक से ज़्यादा यहाँ पर आपके जो हैं समाधान
होते हैं तो उसको हम कहते हैं अपसारी चिंतन। अभिसारी जिसका केवल एक समाधान आप प्रस्तुत करें वो अभिसारी चिंतन होगा, है ना। ऐसे ही आपके जो प्रश्न हैं, प्रश्न का उत्तर कैसा होना चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, जिनका उत्तर कैसा हो, मुक्त उत्तर वाला हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, नहीं आपको छांटना है। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में, इसके लिए तो आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में, इसके लिए भी आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक जो प्रश्न जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, कभी भी रटने पर बल नहीं देना है आपको, ठीक है। तो थर्ड वन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको इस चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि आपका जो है फॉर्मुलेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। अभी बस आप पढ़ लीजिए, मैं आपको असेसमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी, वहाँ पर सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं CDP आपको पढ़ाती हूँ, आप CDP वहाँ से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको CDP बिल्कुल व्यवहारिक जो आपकी चीज़ें हैं उनसे रिलेट करके पढ़ाती हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, आपको नहीं वाला छांटना है, ठीक है। जो आपका रचनात्मक आकलन होता है, रचनात्मक आकलन के लिए आपके मौखिक प्रश्न, प्रश्नोत्तरी और खेल और आपके जो दत्त कार्य होते हैं ये उचित उपकरण माने जाते हैं। वहीं सत्र परीक्षा जो है आपका, ये आपका उचित नहीं माना जाता है, ठीक है। रचनात्मक आकलन के लिए सत्र परीक्षा आपका उचित नहीं माना जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे है, भारतीय समाज की आपकी बहुभाषिक विशेषताओं को डैश देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आप चारों ऑप्शन अपने पढ़ के देखिए, आपका बेस्ट ऑप्शन यही है। क्या ये कभी बाधा हो सकता है? नहीं। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने का कारक, जटिल अनुभव नहीं देना है बच्चों को, सरल आपको अनुभव प्रदान करना है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, जी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ CDP को आपको इस तरीके से लेना है, बिल्कुल व्यवहारिक जीवन में आपको समझना है, ठीक है। आप टीचर हैं तो आपको किस तरीके से जो है एक्शन परफॉर्म करने होंगे, ओके। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनकी निदान के बाद डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिक्तियाँ जो रह जाती हैं उनके बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल जो समाजीकरण होता है वो आपका किशोरावस्था के दौरान होता है। किसके दौरान? किशोरावस्था के दौरान होता है, याद रखिएगा। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता जो है आपकी, इसको कैसा आपका जो है एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसको एक आपकी कैसी संरचना माना जाता है, याद करिए, स्थिर माना जाता है। कैसा माना जाता है? स्थिर माना जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर क्या सीखता है। तो जब पियाजे के अनुसार देखा जाए तो विकास की जो पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष के दौरान जो बच्चा है वो क्या सीखता है। तो इस दौरान बच्चा जो है इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सीखता है। किससे? इंद्रियों के प्रयोग से सीखता है, ठीक है। पियाजे थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से, अभी आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थी को पढ़ाना। नेक्स्ट ऑप्शन है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या फिर विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। क्या ये 13 तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है 14 का, ये तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ कभी नहीं हो सकता है, आपको नहीं वाला ही छांटना है। देखिए, याद करने के योग्य, कभी भी रटने पर बल नहीं दिया जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये नेगेटिव है तो आप यहाँ पर थर्ड अपना करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए किससे संबंध है? सीखने का
ऐसा सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, ये किस पर आपका आधारित होता है, ये किस सिद्धांत से संबंध है, ये आपके व्यवहारवादी से संबंधित है। किससे? व्यवहारवादी से। और ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विषय में जो आपके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जीवी वाटसन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का व्यवहार जो है उसकी भीतरी और निजी अनुभूतियों पर आधारित ना होकर माहौल को निर्देशित करता है। किसको? माहौल से निर्देशित होता है। जैसा माहौल होगा उससे ही निर्देशित होता है, इसीलिए ये अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता यानी कि उनके पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको ये छांटना है कि क्या नहीं करना चाहिए। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ये तो उसको करना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। आप सोचिए कि ये 16 का दूसरा ऑप्शन क्या कभी सही हो सकता है? नेवर। अपने समकक्षियों से अलग बिल्कुल भी नहीं, कोई विशेष ध्यान। हर बच्चा आपके लिए समान है ना, हर बच्चा आपके लिए समान है। ठीक, तो आपको दूसरा जो है ये एक्शन नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण या शब्द की पहचान में कठिनाई। तो किस में कठिनाई होती है छोटे शिक्षार्थियों को? बताइए आप लोग, उनको किस में कठिनाई होगी? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है। ठीक है, पठन गति और प्रवाह में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे हैं उनके लिए कौन सी विशेषता जो है आपकी सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। आप बताइए कि क्या ये संभव है कि वे हमेशा ही सफल हो? कोई भी विद्यार्थी कितना भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सफल हो, है ना। कभी भी वो असफल भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि वो सफल ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपसे, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है? तो शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किस ओर संकेत करता है? बताइए, देखिए ऑप्शन देखिए। शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन है ये आपका संकेत करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता पर। किस पर? स्वयं आपके सीखने के पर्यवेक्षण की योग्यता पर। ठीक है, अगला देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है आपके सीखने का? नहीं वाला आपको ढूंढना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपका कौन सा नहीं है बताइए आप लोग। तो आपका कथन 2 बिल्कुल सही नहीं है। व्यवहार का अध्ययन सीखना ये सही नहीं है आपका। ठीक है, बल्कि सीखना क्या होता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही आपका सीखना कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। बताइए कौन सा होगा? रचनावाद क्या है? दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचना को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है? तो बताइए कि रचनावाद किस पर केंद्रित है? रचनावाद आपका दुनिया के विषयों में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। रचनावाद, निर्मितवाद, संरचनावाद या फिर आप इसे निर्माणवाद कहें, इनका कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का जो निर्माण है वो स्वयं करते हैं। कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से जो है इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करना। मैंने कई बार बताया है कि आपको बस जो क्वेश्चन है उनको ढंग से रीड करना है। ठीक है, उसमें आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना है। ठीक, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होता है जो बहुत बुद्धिमान है
परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने में योग्य है, या पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। आप कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट करेंगे, सोचिए ज़रा। आप यहाँ पर ये वाला, जिसकी पास समस्या का समाधान हो, है ना, समस्या समाधान में जो अच्छा हो, जो चिंतन में अच्छा हो, है ना, बुद्धिमान हो, उसको हम कभी भी सृजनात्मक नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है जिसका IQ लेवल हाई है वो सृजनात्मक बालक हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन है आपसे, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से जो है आपका डैश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास यहाँ पर पूछा जा रहा है। अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। किसका है, बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। इसके द्वारा बालक में सोचने समझने तर्क करने का विकास होता है। अवधारणाओं से क्या होता है, अवधारणाओं के विकास से बालक में सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति का विकास होता है, जो कि किससे संबंधित होगा, बौद्धिक विकास से संबंधित होगा। इसमें तो कोई डाउट की बात है ही नहीं, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, विकास की दर। सेकंड ऑप्शन है आपके पास विकास क्रम। थर्ड ऑप्शन है विकास की सामान्य क्षमता। फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें, विकास की जो दर होती है उसमें भिन्न होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की विकास की जो दर है वो भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। यह कथन कैसा है, गलत हो सकता है, बताइए आप लोग। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। आपका थर्ड ऑप्शन है सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है। गलत है। देखिए, पहली बात तो ये, आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करने की पावर होनी चाहिए। आप पहला ऑप्शन पहले से ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वास्थ्य शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है ना, पूर्व आवश्यक है। तो गलत वाला तो काट देंगे। अब ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि विकास के 5 पक्ष हैं जो कि आपस में अंतः संबंधित होते हैं। तो शारीरिक विकास अन्य विकास के पक्षों से अंतः संबंधित है। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक होगा। ठीक है, अगला आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। मानव विकास का इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, फटाफट से बताइए। आपको ये बताना है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो मानव विकास का सिद्धांत इनमें से अनुक्रमिकता होता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट भी होता है विकास का नियम, और आपका क्या होता है, निरंतरता का भी होता है। ठीक है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना, लेकिन आपका ये प्रतिवर्ती नहीं होता है। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती तो क्रियाएँ होती हैं। प्रतिवर्ती क्या होती हैं, क्रियाएँ होती हैं जिन पर आपका कोई वश नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हुई, हृदय का स्पंदन प्रतिवर्ती क्रिया हुई, तो ये प्रतिवर्ती नहीं होता है। ओके, आप विकास को पढ़ लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने वृद्धि और विकास को समझाया, वहाँ से देख लीजिएगा एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, विशेष विद्यालयों में या मुक्त विद्यालयों में। आगे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालय या फिर नियमित विद्यालयों में। तो याद रखिएगा, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की जो केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालयों में। किसमें, नियमित विद्यालयों में। जो आपके नियमित विद्यालय हैं ना, इनमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक जो अवसर हैं वो उपलब्ध कराना। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। तो सीखने के विषय में कौन सा कथन इनमें से सही है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ये हो सकता है, अभी आपको नहीं पता है। सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बताइए, सीखना क्या मूल रूप से मानसिक क्रिया है, सोचिए इस चीज़ को आप लोग। ठीक है, अगला है बच्चों द्वारा की गई त्रुटि एक संकेत कराती है कि वह किस तरह का सीखना जो है आपका सीखना नहीं हुआ। ठीक, तो ये भी गलत है। ठीक,
याद रखिएगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और जो शिक्षार्थियों को संतुष्ट करे, क्योंकि सीखना एक व्यापक क्रिया है, एक सतत क्रिया है, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जो कि आपके जन्म से शुरू होती है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी क्रिया में हम अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन होते हैं। हमारे व्यवहार में जो आपके स्थायी परिवर्तन होते हैं अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, इनको ही हम सीखना नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सीखना नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपसे मूल्यांकन यानी कि एवल्यूएशन, जो आपका है एवल्यूएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना और उनका उपलब्धि मापना। एक बात बताइए, आप एक शिक्षक हैं तो आप इनमें से क्या चूज़ करेंगे? आप चूज़ करेंगे थर्ड, बिकॉज सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करेंगे, इसलिए आप एवल्यूएशन कर रहे हैं बच्चों का, इसलिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं। ओके, आगे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है, या फिर विद्यार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे विद्यार्थी सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। मैंने जब आपको कक्षा शिक्षण उपयोग समझाया है, किसका कक्षा शिक्षण उपयोग समझाया है मैंने? जो आपके तत्परता का नियम है, वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है बेहतरीन तरीके से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी वो वीडियो नहीं आया है, उसका रीज़न ये है कि कुछ मिस्टेक होने की वजह से, ब्लर होने की वजह से उस वीडियो पर काम चल रहा है। जैसे ही वो ठीक होगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे, बेहतरीन वीडियो है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे CDP के सारे क्वेश्चंस। आने वाले जो समय में, मतलब अगले ही दिन, मैं आपको जो पेपर के जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको भी करवाना शुरू करूँगी। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।